हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि लॉ कर रहे हैं। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन डेज हम लोग को एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जाता है और उसमें कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जिसके मतलब आसानी से समझ में नहीं आते हैं। तो उन्हीं टर्म्स को हम लोग आज अपने क्लास में पढ़ेंगे, वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में। एकदम उसमें बेराइट की लैंग्वेज नहीं रहेगी, एक कॉमन लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो टर्म हम लोग पढ़ते हैं वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? जैसा कि जो शब्द है एग्री प्लस मेंट, मतलब आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो जब दो लोग एक ही बात पे एग्री कर जाते, मतलब हाँ एक ही बात पे ओके हो गए दोनों लोग, तो वहां पे क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ए है, वो कहता है कि मैं अपनी कार 10 लाख में सिमरन को सेल कर दूंगा। ठीक है, अब ए और सिमरन, ठीक, दोनों एग्री हो गए किस बात पे? ये कहता है मैं तुमको अपना कार दूंगा, सिमरन कहती है हाँ ठीक है मैं ले लूंगी। किस पे? 10 लाख पे। एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम लोग लास्ट तक ये एग्जाम्पल मतलब लास्ट तक इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक, तो इनकी प्राइस वैल्यू क्या है? 10 लाख। सिमरन कहती है ओके ओके ओके, आई एम एग्री विथ योर टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो दोनों लोग एक बात पे एग्री किए हैं कि हाँ ठीक है हम कार ले लेंगे 10 लाख पे, वो भी कहता है हाँ, वो भी कहती है नहीं ठीक है हम 10 लाख रुपए दे देंगे, तो मुझे अपनी कार दे दो। तो ये क्या है? ये एग्रीमेंट है। ठीक, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल है बाय लॉ। ठीक, एग्रीमेंट तो बहुत हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए कहता है सिमरन से कि जाओ तुम बी का मर्डर कर दो। एग्री हो गए दोनों लोग एक बात पे, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब वो एग्रीमेंट, वो बातें जिसको लॉ मना नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल जो कि इमोरल नहीं है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, जिसमें किसी पर्सन की इंजरी नहीं हो रही है, ये सारी बातें जो है वो क्या होगा? वो एनफोर्सेबल होगा, उसको लॉ कहीं से मना नहीं करेगी। तो वो एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक ही गाड़ी सिमिलर ले रही है 10 लाख रुपए में, दोनों लोग एग्री भी है और लॉ भी मना नहीं करता कि आप गाड़ी ले सकते हैं, जब सब कुछ सही है नियम कानून से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में भी यहाँ पे दोनों लोग एग्री कर रहे हैं। ए कहता है सिमरन से जाओ तुम बी का मर्डर कर दो। ठीक है, लेकिन मर्डर क्या है? ऑफेंस है और जिसको लॉ प्रोहिबिट करती है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय द लॉ, विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आइए ऑफर यानी कि प्रपोजल। ये क्या होता है कि जब किसी पर्सन को हम एक डील ऑफर करते हैं, जैसे यहाँ पे ए ने सिमरन को ऑफर किया कि मेरे पास गाड़ी है, तुम उसको 10 लाख में ले लो। ठीक, ये क्या है? ऑफर है। ठीक, एक्सेप्टेंस क्या है? जब दूसरा पर्सन ऑफर को मान लेता है। सिमरन कहती है नहीं ठीक है तुम्हारी गाड़ी 10 लाख में हम लेने को तैयार हैं। तो यहाँ क्या हो गया? एक्सेप्टेंस हो गया। ऑफर क्या है? ये कहता है तुम मेरी गाड़ी 10 लाख में ले लो, सिमरन कहती हाँ ठीक है मैं 10 लाख दे रही हूँ, तो मुझे अपनी गाड़ी दे दो। तो यहाँ पे ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया। प्रॉमिस क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? प्रॉमिस में हो जाता है। तो एग्रीमेंट क्या होता है? जब दो लोग एक बात पे एग्री कर जाते हैं, लेकिन एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए वो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, कहीं भी प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, किसी भी एंगल से फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। ठीक, ऑफर क्या होता है? जब कोई एक व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करता है कि आप ये काम करिए। यहाँ पे ए सिमरन से कहता है कि आप प्लीज मेरी गाड़ी ले लीजिए और उस गाड़ी के बदले मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए। ये क्या है? ऑफर है। एक्सेप्टेंस क्या है? सिमरन कहती है हाँ ठीक है मैं आपकी बात मान ले रही हूँ, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दे रही हूँ, आप मुझे गाड़ी दे दीजिए। ये क्या है? एक्सेप्टेंस। और प्रॉमिस क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। चलिए अब आइए नेक्स्ट टर्म है कंसिडरेशन। अब हम लोग जो एग्जांपल पढ़े थे, ए सिमरन को गाड़ी देता है किसमें? 10 लाख में। ठीक, अब ये 10 लाख क्या है? ये है कंसिडरेशन। अब फ्री में ए तो अपनी गाड़ी सिमरन को दे नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेगा ना। तो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। भाई पैसा क्या है?
रियल है भाई, असली नोट है, इमेजिनरी तो है नहीं। तो कंसिडरेशन, डील के बदले में लिए जाने वाला वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो मनी के फॉर्म में हो सकता है, घर के फॉर्म में हो सकता है कि नहीं ठीक है मैं तुमको ये गाड़ी दे रहा हूँ, तुम मुझे घर दे दो, ठीक है। तो डील के बदले में वैल्यू ए क्या यहाँ पे ले रहा है, सिमरन से कितना 10 लाख का कंसिडरेशन ले रहा है, जो वैल्यू ले रहा है। अब कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तुमको रियल में गाड़ी दे दे रहा हूँ, तुम मुझे सपने में 10 लाख रुपए दे दो, ठीक है। तो उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो कंसिडरेशन क्या होता है, डील के बदले में दी जाने वाली वैल्यू। अब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ए और बी, इनकी कोई कैपेसिटी होगी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे तो है नहीं कि कोई एक छोटा सा 2 साल का बच्चा भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, तो नहीं। कैपेसिटी मतलब आप काबिल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि आप साउंड माइंड के होने चाहिए, ठीक है, आपका जो दिमाग है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होना चाहिए, आप पागल नहीं होने चाहिए। मान लो अगर यहाँ पे ए पागल है तो ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, आप मेजर होने चाहिए। अगर आप बिलो 18 है, यहाँ पे अगर ए जो है अगर वो बिलो ही 18 होता तो वो अपनी गाड़ी सेल नहीं कर सकता था, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने की काबिलियत, ठीक है, आपका दिमाग सही है, आप साउंड माइंड के हो, ठीक है, आप जो है वो मेजर हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कंसेंट, अब मान लीजिए ए है, ए सिमरन से कहता है तुम मेरी गाड़ी ले लो और 10 लाख रुपए दे दो। सिमरन खुशी खुशी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आपकी गाड़ी ले रही हूँ, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो सिमरन की जो कंसेंट है वो क्या है, फ्री है, मतलब किसी प्रेशर में नहीं है, कोई उसमें लोड नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, वो अपना जो कंसेंट दे रही है वो फ्री दे रही है। इसी जगह अगर ए कहता है एकदम बंदूक दिखा के कि बेटा सिमरन तुम ये गाड़ी ले रही हो कि मैं तुमको उड़ा दूं, तो यहाँ पे जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। क्यों, क्योंकि ए ने क्या किया है, सिमरन को बंदूक दिखाया, सिमरन डर के मारे करे नहीं ठीक है मैं आपकी गाड़ी ले लेती हूँ, तो यहाँ पे डर है, ठीक है। तो फ्री कंसेंट मतलब बिना किसी प्रेशर के अगर एग्रीमेंट होता है, ना कोवर्शन होता है, ना अंडर इन्फ्लुएंस होता है, ना फ्रॉड होता है, तो वहां पे कंसेंट क्या होता है, फ्री। यहाँ पे देखिए शब्द ही है फ्री, मतलब ऐसे ही फ्री विल, ठीक। तो फ्री कंसेंट। अब देखिए फ्री कंसेंट तो हम लोग ने समझ लिया, बट कंसेंट कब फ्री नहीं होता है, तो जब कोवर्शन में होता है, जब जबरदस्ती किसी से एग्रीमेंट करवा लिया जाए। अब मान लीजिए ए है, सिमरन है, यहाँ पे गाड़ी की जगह मान लीजिए एक घर हो जाता है, ठीक। ए कहता है सिमरन से, सिमरन मैं तुमको गोली से मार दूंगा अगर तुमने मुझे ये घर मेरे नाम पे नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोवर्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्ती, ए क्या कर रहा है, सिमरन के साथ जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं अगर तुमने मुझे अपना घर मुझे नहीं दिया, मेरे नाम पे नहीं किया, तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, मान लीजिए ए क्या है, यहाँ पे डॉक्टर है सिमरन का, ठीक है। अब अब डॉक्टर कहता है, या फिर पंडित जी, मान लीजिए यहाँ पे पंडित जी ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल होगा, मान लीजिए एक पंडित जी है पूजा एकदम तांत्रिक वांत्रिक टाइप के, ठीक। वो कहते हैं तुम्हारे पीछे सिमरन एक आत्मा लग गई है, और अब जब अगर तुम ये घर मुझे दे दोगी तो तुम वो आत्मा भाग जाएगी। तो ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस में आ रही है, और एंड्यू मतलब फर्जी के इन्फ्लुएंस में आ गई। यहाँ जो सिमरन है वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले रही है घर बेचने का, ठीक, या फिर घर ए को देने के लिए अपने मर्जी से डिसीजन नहीं ले रही है। यहाँ पे ए है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसको मोटिवेट करे कि नहीं तुम्हारे पीछे आत्मा लगी है, तुम ये घर अगर मुझे दे दोगे तो आत्मा तुम्हारे पीछे से भाग जाएगी, ठीक है, बेवजह की इन्फ्लुएंस हो रही है। तो यहाँ पे इसने अपने पावर का मिसयूज करके उसको मतलब गलत तरीके से उसको मोटिवेट करके इन्फ्लुएंस करके ये घर अपने नाम पे करवा लिया। तो ये किस में आएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आएगा। फ्रॉड, जब जानबूझ के झूठ बोला जाए उसको क्या कहते हैं, फ्रॉड। मान लीजिए ए है, ए एक हॉर्स बी को सेल कर रहा है, ठीक है। अब बी जाता है हॉर्स को देखता है, हॉर्स के चारों पैर सही होते हैं, दोनों कान सही होता है, सब कुछ सही होता है, खरीद लेता है। लेकिन यहाँ पे ए बी को ये नहीं बताता है कि जो वो घोड़ा है वो पागल है, ठीक। अब बी तो खुशी खुशी हॉर्स लेके जाता है, अब लेकिन चूंकि घोड़ा तो पागल रहता है, अब वो बी को ही दौड़ा लेता है,
तो यहाँ पे क्या हुआ, झूठ बोलकर उसने एग्रीमेंट किया है, उसने ये बात बताई ही नहीं कि ये जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो अनसाउंड माइंड का है। बी हालांकि पूछता भी है कि भाई इसका दिमागी मग सब सही है ना, तो ए कुछ बोलता ही नहीं, फिर कहता हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जानवर है, थोड़ा मोड़ा तो होता रहता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये फ्रॉड कैसे कैटेगरी में आएगा। अब मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब गलत इंफॉर्मेशन बताना। ठीक है, अब जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, ए जाता है घोड़े को सॉरी बी जाता है घोड़े को खरीदने ए से। अब ए क्या करता है, हॉर्स सेल कर देता है। बी पूछता है क्या तुम्हारा जो हॉर्स है वो साउंड माइंड का है, तो ए कुछ बोलता ही नहीं है, ऐसे से ठीक, हाँ हाँ ऐसे करके टाल देता है बातों को। यहाँ पे वो बी को क्या कर रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी बातों को सही नहीं बता रहा है, वो सही बात बता ही नहीं रहा है कि नहीं भाई जो तुम घोड़ा खरीद रहे हो वो अनसाउंड माइंड का है और मैं तुमको चूना लगा रहा हूँ। ठीक है, अब आइए मिस्टेक, मतलब दोनों पार्टी का किसी फैक्ट को लेके गलत समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब दो मिस्टेक होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो एग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड हो जाता है, अगर लॉ है तो देखा जाएगा उस सिचुएशन में वॉइड नहीं होता है। ठीक, मान लीजिए ए ने बी से कहा मैं तुमको अपना घर बेचना चाहता हूं जो कि लखनऊ में है। अब लखनऊ में दो घर है, इसका एक गोमती नगर में है और एक जानकीपुरम में है। ठीक है, बी समझता है जानकीपुरम वाला घर, लेकिन ए कह रहा होता है गोमती नगर वाला घर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। जो एग्रीमेंट शुरू से ही एनफोर्स ना किया जा सके उसको कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। जैसे कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। ए है, ए कहता है बी से मैं तुमको 1 करोड़ रुपया दूंगा, तुम जिंदगी भर शादी नहीं करोगे। ये एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अगर मान लीजिए भाई सिमरन का एग्जांपल लेते हैं, अगर ए अपनी कार सिमरन को देता है बिना 10 लाख रुपए के या फिर बिना किसी भी कंसिडरेशन के, तो एग्रीमेंट क्या होगी, वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज जैसे कि अभी हम लोग ने एग्जांपल देखा, वो भी वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, फॉर एग्जांपल ए कहता है कि बी से कि ठीक है मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं लेकिन तुम जिंदगी भर ये वाला व्यवसाय नहीं करोगे, तो ये क्या होगा, वॉइड होगा। एग्रीमेंट इन लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग लीगल प्रोसीडिंग, ये क्या होगा, ये भी वॉइड हो जाएगा। अनसर्टेन एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, तुमको मुझे खाना खिलाना है, कुछ पता ही नहीं कब खिलाना है, सुबह खिलाना है, शाम को खिलाना है, दिन को खिलाना है, तो ये क्या होगा, वॉइड होगा। एग्रीमेंट टू बी इम्पॉसिबल एक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको ये पूरा घर अपने आपके नाम पे कर दूंगा, लेकिन अगर तुम सूरज को पकड़ लो, तो अगर तुम सूरज को छू के आओ टक से, तो मैं तुम्हारे नाम पे पूरा घर कर दूंगा। ये क्या इम्पॉसिबल एक्ट है, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक पार्टी ए है, दूसरी पार्टी बी है, ए की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन बी की तरफ से कहता है नहीं नहीं मेरा जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं था, इसने मुझे डरा धमका के घर ले लिया है। भाई बाबा जी वाला एग्जाम्पल ले ले, तो बाबा जी तो कहते नहीं इसने अपना जो घर है वो अपनी मर्जी से दिया है, लेकिन वो जो सिमरन है वो कहते नहीं इसने मुझे बहला फुसला के ले लिया है। ये क्या है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ अनदर पार्टी। मतलब एक पार्टी करी नहीं वैलिड है, लेकिन दूसरी पार्टी करी नहीं, उस समय मैं अंडू इन्फ्लुएंस में थी, इस पर्सन ने मुझे अंडू इन्फ्लुएंस करके वो घर अपने नाम पे करवा लिया, तो ये क्या होगा, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, उस पर्सन के ऊपर होता है जो वो कहता है कि नहीं उस समय मैं कोर्शन में मिला हुआ था या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस था या फिर मेरे साथ फ्रॉड हुआ, ये साबित उसको करना पड़ेगा। अब इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, लॉ के अगेंस्ट ही कोई एग्रीमेंट हो जा रहा है उसको कहते हैं इलीगल एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल ए और बी में एग्रीमेंट होता है कि बी जाएगा सी को जान से मार देगा, उसके बदले में जो ए है उसको 10 लाख रुपए देगा, तो ये एग्रीमेंट क्या है, लॉ के अगेंस्ट है, तो ये क्या होगा, ये इलीगल एग्रीमेंट होगा। अब अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, वो एग्रीमेंट जिसका पर्पस ही अनलॉफुल है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉरबिडन बाय लॉ हो, ठीक है। अब जैसे मना करती है, जो नियम कानून है वो मना करती है कि अगर लड़की 18 साल की नीचे है उसकी शादी नहीं हो सकती, ठीक। लेकिन ए और बी दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि मेरा लड़का है वो 20 साल का है और बी की लड़की है वो 16 साल की है, और दोनों लोग एग्री करते हैं कि नहीं नहीं हम शादी करेंगे, इसी साल कर देंगे, ठीक है। फॉरबिडन बाय द लॉ है तो ये अनलॉफुल हो जाएगा, ठीक है। या फिर डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, तो वो क्या होगा, वो भी अनलॉफुल होगा। या फिर फ्रॉडलेंट है, या फिर ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि इंजूरियस टू पर्सन है या फिर पब्लिक है, वो भी क्या होगा, वो भी अनलॉफुल हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, हम लोग ने कंसेंट पढ़ लिया, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सारा हम लोग ने पढ़ लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया, प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ठीक है, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया। लेकिन जो लास्ट के टर्म्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस किसे कहते हैं, या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, तो परफॉर्मेंस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सन है उसने फुलफिल कर दिया है सारी चीजें अपने, जो भी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए है, ए ने कहा बी से कि तुम कल सुबह 6 बजे मेरे घर में 10 किलो आलू भिजवाओगे, ठीक है, जिसके बदले में मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा। ए क्या करता है, बी 6 बजे उसके सुबह 6 बजे ए के घर में आलू भिजवा देता है, ठीक है, उसने अपना काम कर दिया, परफॉर्मेंस कर दिया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब अपना कोई अपना प्रॉमिस तोड़ दे, ठीक। अब ये नहीं जाते, ठीक, ये आलू भिजवाते ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो उसको कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये जो टर्म्स है जिसपे स्पेशली बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है, इसका मतलब क्या होता है, वो आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।